नमस्कार। नमस्कार। तो आज हम साथ हैं एनएसयूआई के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट जुनैद रजा जी के साथ। और जेएनयू में छात्र संघ के चुनाव का शंखनाद हो चुका है। छात्र संघ के चुनाव में मुख्यतः 3, वैसे तो 43 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उतरे हैं, मुख्यतः 3 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट से जो हम बात कर रहे हैं उसमें एनएसयूआई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जुनैद रजा जी। तो आइए हम लोग बात करते हैं। रजा जी, सबसे पहले तो अभी जेएनयू में जो चुनावी माहौल है, एनएसयूआई ने जो अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है उसमें मात्र 2 कैंडिडेट्स खुलकर दिखते हैं, एक प्रेसिडेंट के लिए, एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए। बाकी पदों पर एनएसयूआई ने पर्चा भरा। एनएसयूआई ने 2 ही पोस्ट के लिए उतारा है, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए नहीं, जनरल सेक्रेटरी। हाँ, जनरल सेक्रेटरी के लिए माफी चाहूँगा। तो बाकी पद पर्चा हम लोग हेल्दी कंपटीशन चाहते हैं, क्योंकि कैंपस में कई दशकों से ठीक है एक ही विंग के लोग या एक ही विचारधारा के लोग चारों सीट पे आते हैं, ठीक है, जिससे होता यह है कि जेएनयू के डेवलपमेंट में और जेएनयू को उद्धार में कुछ खास काम हो नहीं पाता है। तो हमारा ये मानना है कि अगर 2 सीट पे हम उतारते हैं, ठीक है, तो अगर मिक्स्ड यूनियन आती है तो उसमें हेल्दी कंपटीशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसमें कैंपस बेटरमेंट और कैंपस डेवलपमेंट ज़्यादा होने के चांसेस हैं। तो 2018 में शायद आप पहली बार जेएनयू आए थे। मैं 2017 में आया। 2017 में आए थे। 2017 में आपने जेएनयू में एमए के लिए एडमिशन लिया था? नहीं, बीए सेकंड ईयर में आया था। बीए सेकंड ईयर लेटरल एंट्री के थ्रू आया था। लेटरल एंट्री के थ्रू। तो 2017 से लेकर 2024 7 साल का चुनावी सफर रहा है, जिसमें कि 2019 में चुनाव हुआ था, 2018 में भी चुनाव हुआ था। और तो उस समय आपकी छात्र राजनीति में कैसी रुचि थी? कैसे आपका आना हुआ छात्र राजनीति में? मैं 2019 में काउंसलर भी रहा हूँ अपने स्कूल से, स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर से, ठीक है, हेल्थ कन्वीनर भी था, ठीक है। जो जेएनयू में 2019 में एक बड़ा मोमेंट हुआ था, हाइक मोमेंट, मैंने उसमें बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। और उसके बाद से जो पूरे देश में एक शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा था, प्राइवेटाइज किया जा रहा था, उसके खिलाफ होने वाली पुरजोर तरीके से आवाज़ उठाई। और चूँकि जेएनयू फेमस रहा है अपनी सेंसिटिव इश्यूज़ को लेकर के बात करने के लिए, और देश विदेश में जो कुछ भी मुद्दे होते हैं, जो शिक्षा को लेकर के हो, मानवता को लेकर के हो, महिला को लेकर के हो, आदिवासियों को लेकर के हो, दलितों को लेकर के हो, और ख़ास तौर से हमारे देश में जो माइनॉरिटीज़ के साथ हो रहा है, उसके लिए जेएनयू हमेशा से बात करते हुए आया है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं राजनीति में आपको, मुझे लगता है कि ये सवाल बड़ा रिवायती, बड़ा ट्रेडिशनल है कि लोग कहते हैं कि राजनीति में रुचि कैसे आ सकती है। मुझे लगता है राजनीति ज़रूरत के मुताबिक आपको अंदर खींच लाती है। गोपालगंज से आपने पढ़ाई की थी? हाँ, मेरी फिर मैं एएमयू बीए फर्स्ट ईयर मैंने वहाँ से किया, फिर लेटरल एंट्री के थ्रू मैं जेएनयू आया। उस वक्त जेएनयू में बीए सेकेंड ईयर में एडमिशन होता था, लेकिन एक जेएनयू के वाइस चांसलर हुआ करते थे मम्मी लाला जगदीश कुमार, ठीक है, उन्हें शायद ये चीज़ पसंद नहीं आई, इसलिए 2018 में उन्होंने लेटरल एंट्री बंद कर दी, जो अभी यूजीसी के चेयरमैन है। हाँ, तो ये यूजीसी की बदकिस्मती कही जाए या खुशनसीबी। यूजीसी पे सवाल आ रहा था, तो यूजीसी ने एनटीए के थ्रू सीयूईटी के जरिए बच्चों को जेएनयू में परीक्षा के को लेकर बच्चों का चयन किया। क्या इससे बड़ा फर्क दिखने मिल रहा है जेएनयू के आने वाले पीढ़ी में जो आ रही है बच्चे, वो थोड़ा सा जो क्राउड है, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि क्राउड जो है वो जेएनयू का क्राउड अब उस तरह का नहीं रहा जिस तरह का होता था। एज अ प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट आपको जब आप लोगों से मिलते हैं तो आपको कैसा लग रहा है? वो क्राउड जेएनयू का जो 2017 वाला था वही क्राउड है या कुछ परिवर्तन आए? ये कौन लोग कह रहे हैं कि जेएनयू का क्राउड? जेएनयू के बच्चे ही कह रहे हैं। जेएनयू कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी आपको ऐसा बोला है क्या? नहीं। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो आप उनसे सवाल कीजिए कि अगर आप इस पोस्ट के लिए खड़ा हुए हैं। नहीं, कोई प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कोई नहीं कह रहा है। जेएनयू के छात्रों से सवाल करना चाहिए कि कैंपस ओपन फॉर ऑल है, ठीक है, सबको सीखने का मौका होना चाहिए। ये कैंपस इसी चीज़ के लिए है कि हम लोग भी जब कैंपस आए थे, ठीक है, तो ये कैंपस हमारे लिए भी बिल्कुल वैसा ही था जैसे गांव देहात के एक छोटे से बच्चे के लिए होता है। एक छोटी सी ख्वाहिश होती है, हम लोग छोटे गांव के लोग हैं, यहाँ पर आकर के सीखते हैं। तो जो सीयूटी के थ्रू बच्चे आ रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो छात्र आ रहे हैं, उनके अंदर भी सीखने की लालसा है। बिल्कुल बिल्कुल, सीयूईटी के अंतर्गत जो आ रहे हैं वो सीखने की लालसा है। अभी जेएनयू प्रशासन ने कुछ दिन पहले जो है हंगामा, मतलब किसी प्रकार के शोर शराबा के नाम पे, हंगामे के नाम पे, उन्होंने कहा कि हम जो है वो उनसे वसूल करेंगे 20,000 रुपये अगर जो तोड़फोड़ या किसी भी तरह के हंगामे। उसमें एक इशारा ये भी था कि आप जो हैं वो किसी भी जायज़ मांगों या किसी भी मांगों को लेकर जो उठते हैं या किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन दर्ज करते हैं तो उससे नुकसान होता है प्रशासन का। उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये प्रशासन का ये जो रवैया है ना, ये कुछ नया नहीं है। जब इस कैंपस में मम्मी लाला जगदीश कुमार जी आए थे, ठीक है,
तो उन्होंने आते ही कैंपस को एक डेमोक्रेटिक स्पेस को ख़त्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, देखिए प्रशासन डरती है छात्रों से, इसलिए कि छात्रों की जो आवाज़ होती है ना, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ कैंपस तक नहीं गूंजती बल्कि कैंपस के बाहर भी गूंजती है। और जेएनयू की आवाज़ सिर्फ यहाँ के प्रशासन को नहीं बल्कि पूरे के पूरे देश को चुभती है। तो उनका ये डर लाजमी है। और लेकिन जेएनयू के छात्र हैं, और मैं तो कहता हूँ कि जेएनयू नहीं बल्कि पूरे देश के विश्वविद्यालयों में जहाँ पर भी छात्र हैं, वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठाने से डरते नहीं हैं। उनकी ये कोशिश हुई थी, फाइन करने वाली सारी कोशिश हुई थी, लेकिन अब देखिए नतीजा, इलेक्शन आज उसी का नतीजा है कि उनसे न डरे, न उनसे किसी तरीके की कोई खौफ हम खाए। और आज छात्र इलेक्शन के मैदान में हैं, और जैसे कल आवाज़ उठाते थे आज भी उठा रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। और दिल्ली हाईकोर्ट ने एक पर्यवेक्षक को भी चयन करके कहा है कि वो जेएनयू के चुनाव पर निगरानी रखे, कोई भी इस प्रकार से कोई धांधली ना हो। राम सुब्रमण्यम को, उसको आप कैसे देखते हैं? ठीक है, रखें ना, हाँ ठीक है। तो एनएसयूआई जो इस बार लड़ रही है, तो एनएसयूआई के जो छात्र प्रभारी हैं कन्हैया कुमार जी, क्या इस बार जेएनयू इलेक्शंस में वो कभी आने वाले हैं? किसी भी तरीके से कोई प्रोग्राम है उनका? क्योंकि कैंपेनिंग में तो नहीं आ सकते, तो कोई प्रोग्राम है उनका आने वाला? इलेक्शन टाइम चल रहा है अभी, ठीक है, और हाँ। तो इलेक्शन टाइम में मेरे ख्याल से बाहरी लोगों को प्रोग्राम करवाने का कुछ मतलब मेरे ख्याल से तो उसका परमिशन देता नहीं है। तो एक ये भी बात आती है कि कन्हैया कुमार जब यहाँ से थे तो वो लेफ्ट पार्टी से चुनाव लड़के जीत रहे थे, अब वो एनएसयूआई को किस मुंह से सपोर्ट करने आएंगे? ये मुंह होता क्या है, आप मुझे बताएंगे? मतलब जब वो थे तो वो अपने आप को कम्युनिस्ट बताते थे और कम्युनिस्ट विचारधाराओं से बताते थे, आज वो कॉमरेड कहते हैं अपने आप को। वो नहीं कहते हैं, वो खुद से उन्होंने कहा एक इंटरव्यू में कि मैं कॉमरेड नहीं कॉन्ग्रेड हूँ। तो यही इसी मुंह से मैं पूछ रहा हूँ ये से। देखिए एक सवाल इस चीज़ का है कि आज पूरे देश की आप हालत देखिए, ठीक है, पूरे देश के शिक्षा व्यवस्था को किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, पूरे देश का जो माहौल है किस तरीके से उसको कम्युनलाइज किया जा रहा है, पूरे देश में एक ख़ास तबके को किस तरीके से परेशान किया जा रहा है। अभी आप देख लीजिए सीएए को लेकर के जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन की तरह है, बल्कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन ही है। उसके साथ साथ आप देख लीजिए गरीबों पे, किसानों पे, मजदूरों पे किस तरीके से ये सरकार जुल्म कर रही है। तो आज पूरा का पूरा देश, जो भी प्रोग्रेसिव थॉट के लोग हैं, ठीक है, जो भी सेकुलरिज्म में बिलीव करते हैं, ठीक है, सबको एक धड़े पे आने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगरचे लेफ्ट में रहे हैं या कम्युनिस्ट रहे हैं, ठीक है, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर के आज पूरा देश एकजुट हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि उनको ये कहना है किस मुंह से सपोर्ट करेंगे। ठीक है, मुद्दे तो एक हैं, सेम है, जालिम सरकार है, बर्बरता उसकी आदत बन चुकी है, तो उसके खिलाफ मुझे लगता है जितने प्रोग्रेसिव सेक्शन के लोग हैं सबको खड़ा होना चाहिए। ठीक, और कांग्रेस की तो रिवायत रही है, इतिहास रहा है कि हमेशा जुल्म के खिलाफ खड़ा होते आया है, आज़ादी से लेकर के अभी तक। 1990 से 2024 का आंकड़ा हम देख रहे थे, 34 सालों में जितने बार जेएनयू के इलेक्शंस हुए, तो 1991-92 में एनएसयूआई के एक कैंडिडेट ने चुनाव जीता जेएनयू में। उसके बाद तनवीर अख्तर जी, और उसके बाद जेएनयू में वैसे तो एबीवीपी से भी एक ही बार कैंडिडेट जीते हैं 2000 से 2001 के बीच में, संदीप महापात्रा। उसके बाद जेएनयू में एनएसयूआई ने नहीं दिखा, जबकि यहाँ से 12 किलोमीटर दूर अभी वर्तमान में डूसू में उपाध्यक्ष की पद जेएनयू क्या बोलते हैं एनएसयूआई के एक सदस्य के पास ही है। तो किस प्रकार देखते हैं यहाँ पे जेएनयू में एनएसयूआई का उतना प्रभाव नहीं है, जो कि डीयू में अक्सर है। इससे पहले भी उपाध्यक्ष को जो पद था, और भी कई बार तो 2017 में तो जो प्रेसिडेंट थे वो एनएसयूआई से ही थे डूसू में। ऐसा क्यों है? मतलब आप जब संगठन में काम करते हैं तो डीयू और जेएनयू क्या अंतर देखते हैं? देखिए अंतर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, यहाँ की पॉलिटिक्स और वहाँ की पॉलिटिक्स में कुछ समानताएं हैं तो कुछ अंतर हैं, लेकिन ये अब तो जनता तय करती है, जनता मालिक होती है, किसी भी इलेक्टोरल प्रोसेस में जनता ही मालिक होती है। आप मेहनत कर सकते हैं, आप 1 to 1 टच कर सकते हैं, अपने इश्यूज़ को बता सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन वोट देने का अधिकार और उसके बाद क्या बोलते हैं कि नतीजे का अधिकार जनता के हाथ में होता है। अच्छा, अब थोड़े से हल्के प्रश्नों पे आते हैं। घर से कभी आईएएस बनने का प्रेशर नहीं आया था जब आप बिहार से हैं? कभी ख्वाहिश थी नहीं। हाँ, कभी ख्वाहिश थी नहीं मुझे, और घर से भी और हम लोग ऐसे घर से आते हैं कि जिन्हें ये पता होता है कि डीएम साहब कौन चीज़ हैं। अच्छा, ठीक है, उन्हें नहीं पता है कि आईएएस क्या होता है, दरोगा ही नहीं पता है कि आईपीएस क्या होता है, उनको लगता है कि थानेदार हैं। वो लोग बड़े नीचे से उठे हुए लोग हैं। अच्छा, परिवार में आय का स्रोत क्या है? आय का स्रोत पिताजी फार्मर है, किसान है। अच्छा, तो मैंने आपके रिसर्च में देख रहा था, आपने एक बहुत खूबसूरत सी पंक्ति अपने उस पे लिखी हुई है, मरेंगे मगर गुनाहों का देवता होकर, यूं ही नर्क में ढकेले नहीं जाएंगे। हाँ। इसका क्या अर्थ है? मतलब गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती से इसका संबंध है या कुछ?
नहीं, आप कह सकते हैं ये बेसिकली सैटिरिकल है कि मरेंगे मगर गुनाहों का देवता होकर। एक तरीके से सामने वालों को एक तंज टाइप पे कह सकते हैं कि बड़े दर्द में इंसान कह रहा है कि होता है ना कि लोग कई तरीकों के तानों से आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारे लोगों के अपने पर्सनल इश्यूज़ होते हैं, कभी सोशल इश्यूज़ भी लोग अपना पर्सनल इशू बना लेते हैं, ठीक है। परेशानी है तो थोड़ी-सी और दुनिया की परेशानियों को बर्दाश्त कर लें, ठीक है। आपकी नज़र में बुरा है तो कोई बात नहीं, अपनी संतुष्टि के लिए बल्कि पीस के लिए, शांति के लिए कभी-कभी इंसान ऐसे कार्य कर जाता है जिससे लोग उसे समझते हैं कि ये तो गुनाहगार है। कभी-कभी उसे गुनाहों का देवता के रूप में भी देखा जाता है। आप एक बहुत अच्छे शायर और वो भी हैं कि जब बहुत मैं अच्छा तो नहीं हूँ, हाँ, मतलब कोशिश। बहुत ही मैंने देखा कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव है उस क्षेत्र में। एक चीज़ और, जब आप छात्रों के बीच जाते हैं और इतनी अच्छी शायरी करते हैं तो मतलब एक अच्छे ऑरेटर की पहचान ये इन सब चीज़ों में होती है। तो छात्र जब आपसे बातचीत करते हैं तो आपको इस चुनावी गठन में क्या-क्या मुद्दे दिखे जो छात्र आपके मुद्दे अलग हैं, छात्रों के क्या-क्या मुद्दे, छात्र क्यों किसी को अपना प्रेज़िडेंट चुनना चाहेगा, क्या-क्या झेल रहे हैं वो? देखिए पिछले 5 साल में पहली बार चुनाव हो रहा है। देखिए 2019 के बाद से 2024 ये 4 साल का जो गैप हुआ है, जो सिचुएशन 2019 में था, बिल्कुल वही 2024 में है। कोई तब्दीली आई नहीं है, कोई बदलाव आया नहीं है। और इस बार जो 4 साल का जो गैप हुआ है, बीच में पैंडेमिक की वजह से कॉमन छात्रों के बीच, सीनियर्स और जूनियर के बीच इंटरेक्शन की बड़ी कमी आई है। अच्छा, बहुत कमी आई है एक तरीके से, और वो कल्चरली ट्रांसफर नहीं हो सका, वो कल्चर ट्रांसफर नहीं हो सका। क्या कारण रहा है? कारण वो पैंडेमिक जो रहा है, लॉकडाउन हुआ, छात्र एक दूसरे से इंटरेक्ट नहीं कर पाए, ये कारण था कि कल्चर ट्रांसफर नहीं हो पाया। तो इस बार वोट फ्लक्चुएट होने के ज़्यादा कारण है, और इश्यूज़ जो पुराने छात्र हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि काम हुआ नहीं है कुछ। आप जहाँ बैठे हैं इससे कुछ दूरी पे एक रेलवे काउंटर है, एक रेलवे काउंटर है। आपको पता होगा कि पूरी दुनिया में पैंडेमिक आई थी, चली भी गई, लेकिन उस रेलवे काउंटर के लिए आज भी पैंडेमिक है। वो पैंडेमिक के नाम पे बंद कर दिया गया था, वो आज भी बंद है। छात्रों को टिकट लेने में दिक्कत होती है। अगर आप कैंपस घूमेंगे तो आपको दिखाई देगा कि जो माही मांडवी से साबरमती से माही मांडवी का रास्ता है, उसकी सड़कें इतनी खूबसूरत हैं कि कांटे और पत्थर तो छोड़िए, फूल जैसे आपके पैर में लगेंगे। उसकी सड़कें इतनी खूबसूरत है, अगर आप लोहित से क्या बोलते हैं कि चंद्रभागा चले जाइए तो आपके पैर में कांटे और पत्थर नहीं बल्कि फूल चुभेंगे। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कैंपस में कैसा काम हुआ है। अगर आप इस कैंपस में घूम रहे हैं, अगर गलती से किसी कुत्ते ने अगर आपको काट लिया, अरे कुत्ता छोड़ दीजिए, अगर बड़े से मच्छर ने काट लिया आपको, तो हेल्थ सेंटर आपको सफदरजंग का दीदार करा देता है। आप एक बीमारी से बचने के लिए चाहते हैं, हज़ारों बीमारियां लेकर के आते हैं। सफदरगंज का जब जिक्र हुआ है तो 29 फरवरी को रात में एक घटना हुई थी जिसके चोटिल सभी सफदरगंज अस्पताल में ही भर्ती थे। इस सवाल तो मेरे ख्याल से अपने आप में जवाब है ये। हाँ, तो मैं सवाल तो कुछ और था मेरा। सवाल तो ये था कि उस घटना को आप जान रहे हैं, क्या घटना हुई थी, क्या उसमें कोई और भी लोग थे, मतलब एनएसयूआई की तरफ से? क्योंकि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसमें तो लेफ्ट पार्टी वर्सेस एबीवीपी की लड़ाई। देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, थोड़ी सी इस चीज़ में करेक्शन की ज़रूरत है। लेफ्ट वर्सेस राइट ठीक है, एक बाइनरी तो है, लेकिन इस कैंपस से मारपीट का काम सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन ने ले रखा है, एक ही संगठन का है, एबीवीपी। अच्छा। उनको बड़ा मज़ा आता है मारपीट करने में। अच्छा, हाँ, बड़ा मज़ा आता है उनको। तो उस दिन चोटिल तो दोनों तरफ से हुए थे लोग। देखिए अब गांव देहात से ना, मैं तो गांव देहात का, मैं भी गांव देहात से। जब मार करने जाते हैं ना तो चोट लगती भी है। अच्छा, ठीक है, कभी कभी मार करते हुए भी चोट लग जाती है। तो ये कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ कि दोनों तरफ चोट आई तो गुनहगार दोनों हैं। नहीं, खैर, तो केस दर्ज है उस पे, मैं चाहता हूँ प्रशासन कार्रवाई करे, और जो दूसरी केस दर्ज है तो आपको पता है कि सैया भइले कोतवाल तो डर कवना बात के। अच्छा। तुम्हारा शहर तुम्ही मुद्दई तुम्ही कातिल, हमें मालूम था मेरा कसूर निकलेगा। तो यहाँ पे ऐसे केस दर्ज होते रहते, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, आपका ये कहना है? दूसरों पे होती है, उन पे नहीं होती। उन पे नहीं होती है, जिनकी सरकार है उनकी छात्र संगठन पे नहीं होती। आपको लगता है होगी? नहीं, मुझे क्या लगता है, मैं तो रिकॉर्ड की बात करूंगा। क्योंकि देखिए आप लोग ग्राउंड पे जाते हैं, जनता से बात करते हैं, आप देखिए ना उठा करके पूरे के पूरे इसी संसद भवन में गुंडे घुसा दिए जाते हैं। नया संसद भवन का उद्घाटन बड़े खूबसूरत तरीके से होता है, ठीक है, और उसके बाद से उन्हीं का सांसद क्या बोलते हैं, नए पार्लियामेंट में बड़े खूबसूरत अंदाज में मुसलमानों को गाली देता है, एक चुने हुए एमपी को, कोई कार्रवाई नहीं होती है। ये तो हमारे देश में जो सत्ता चल रही है, बड़ा खूबसूरत मजाक चल रहा है। अच्छा, एक ये था कि 2017 में हिंदुस्तान टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी थी कि जेएनयू में इलेक्शंस हुए। जेएनयू में इलेक्शंस में नोटा को वोट की संख्या थी 1526 और
एनएसयूआई की वोट की संख्या थी 700 कुछ, मतलब उन्होंने ऐसा छापा था कि नोटा को एनएसयूआई से दुगना वोट मिले थे। एनएसयूआई इस बात को किस तरह से देखती है? मैं किसी भी चुनावी संगठन जो है वो बहुत मोटिवेशन के साथ उतरती है, लेकिन साथ साथ अपने इतिहास को लेकर उतरती है, तो उस पर कैसे आप काम कर रहे हैं? देखिए एनएसवाई इस पे सोच विचार कर रही है, और दूसरी चीज ये है कि जहाँ पर कोई नोटा वोट पड़ता है ना, वो खूबसूरती है लोकतंत्र की। वो लोकतंत्र की खूबसूरती है, और वहाँ के छात्रों को बधाई देनी चाहिए। बिल्कुल, कि कि वो दूसरी पार्टीज को अवेयर कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप उस तरीके से मैदान में नहीं आएंगे जिस तरीके से आनी चाहिए राजनीतिक मैदान में, एक स्पेशली एक विश्वविद्यालय में, तो नतीजे ऐसे ही होंगे। और मैं स्वीकार करता हूँ इस चीज़ को। काम करने की ज़रूरत है, काम कर रहे हैं, और इस बार एनएसवाई बड़े दमखम के साथ उतरी है, हाँ, और रिजल्ट भी बेहतर होगा। इस बार एनएसयूआई बड़े दमखम के साथ उतरी है, और मुझे उम्मीद है कि एनएसयूआई के जो 2 पर्चे भरे गए हैं, दोनों पे आप बहुत ही बेहतर करें और छात्र के आवाज़ को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। तो इसी के साथ मैं आप बातचीत को ख़त्म करना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, अपनी छात्रों की समस्याओं को बताया, साथ ही साथ आपने विभिन्न राजनीतिक छात्र संगठनों पर अपने कटाक्ष के साथ साथ बताए। काफ़ी अच्छे शायराना अंदाज में भी आपने कई सारी बातें कहीं। तो रैपअप के साथ आपको जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कैमरामैन प्रद्युम्न के साथ मैं रोहित, रैपअप। शुक्रिया।